बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीडीज लेक्चर नंबर 11 में व्यूअर्स आज हम वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन डिस्कस करेंगे और इसमें जो प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन ये पंजाब यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन आया हुआ है 7th सेमेस्टर 2014 क्वेश्चन नंबर 3। यानी हम क्या करेंगे, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन भी हल सॉल्व हो जाएगा। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी का एमएससी मैथ पार्ट 2 का भी क्वेश्चन है जो 2008 में आया हुआ है। तो बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आज वो क्या है, टू डिस्कस वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन and to find the steady state solution of one dimensional heat equation. Partial differential equation book to follow, and current lecture is for BS Mathematics PDs, BS Physics PDs, MSc Mathematics, MSc Physics, PCS, FPSC और PPSC और CS Mathematics. University of the Punjab 2014 7th semester BS Math question number 3. University of the Punjab 2008 MMP MSc Math part 2 question 2D. Find the steady state solution of the equation. ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है. इट गवर्न्स द कंडक्शन ऑफ हीट फ्लो इन द रॉड, या दूसरा ये कह सकते हैं कि वन डायमेंशनल हीट फ्लो फिनोमिना जो गवर्न करती है वो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसमें क्या है, यू डबल एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर के यू टी. एक्स के रिस्पेक्ट डबल डेरिवेटिव है और टी के रिस्पेक्ट जो है वो सिंगल डेरिवेटिव है. इसमें एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि यू क्या है. जब आप इसका सोल्यूशन मालूम करेंगे तो वो क्या होगा, भाई यू होगा और वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन होगा. किस किस का, एक एक्स का और एक टी का. और बेसिकली यू जो है, चूँकि ये हीट कंडक्शन ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कंडक्शन ऑफ हीट फ्लो को गवर्न कर रही है. तो इस तरह से इसका जो सोल्यूशन आएगा बेसिकली वो टेम्परेचर होगा. टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होगी और उसको किस तरह फाइंड करना है, ये कंप्लीट क्वेश्चन ये है. सब्जेक्ट टू यू 0 टी इज इक्वल टू टी नॉट, यू ए टी इज इक्वल टू टी वन, यू एक्स 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. अब आप इसको ज़रा इमेजिन ये कर लें कि आपके पास रॉड है और ये इस रॉड की लेंथ जो है वो ए है. अब वो कैसे पता चला हमें, यहाँ से आप इसकी ज़रा बाउंड्री कंडीशन देखें. ये एक्स की वैल्यू आनी थी, एक एक्स की वैल्यू 0 है और एक एक्स की वैल्यू ए है. यहाँ से ये और यहाँ से भी पता चल रहा है कि एक्स कहाँ से कहाँ तक है, ए 0 से ए तक. तो लेंथ ऑफ रॉड इज ए. और ये जैसे मैंने अभी बताया कि यू जो है ये किसको, ये सोल्यूशन आना है यू एक्स टी, और यू एक्स टी जो है वो टेम्परेचर को टेम्परेचर होगा. तो यू 0 टी भी टेम्परेचर ही है. फर्क सिर्फ इतना है कि ये लेफ्ट एंड के ऊपर टेम्परेचर है और वो कितना इसने दिया हुआ है, वो टी नॉट दिया हुआ है. और इसी तरह ये यानी लेफ्ट एंड इज केप्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी नॉट. लेफ्ट एंड कैसे पता चल रहा है, क्योंकि एक्स की जगह 0 है. मैं अगर आपके सामने रॉड लगा दूं, आप ये समझ लें कि ये रॉड है और इसकी लेंथ जो है वो क्या है, ए है. और इस रॉड का लेफ्ट एंड जो है अगर हम उसको ओरिजिन समझ लें, ये वाला लेफ्ट एंड जो है इसको ओरिजिन समझ लें, तो एक्स यहाँ पे 0 होगा. यहाँ पे जो हीट टेम्परेचर है वो ये है, वो कौन सा है, टेम्परेचर जो उसने बताया हुआ हमें वो ये है यू 0 टी. एक्स इज इक्वल टू 0 मीन के हीट, कंटेंट ऑफ हीट या टेम्परेचर एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रॉड, वो है यू 0 टी. और वो है कितना, वो कांस्टेंट है, वो टी नॉट है. इसी तरह अगर आप रॉड का राइट एंड लें तो ज़ाहिर बात है रॉड की लेंथ ए है, तो ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए होगी. तो उस सूरत में ये यू ए टी जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जैसे मैंने कहा कि यू ए टी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हीट को रिप्रेजेंट करेगा. और
यू ए टी जो है वो राइट एंड के ऊपर हीट को इंडिकेट कर रहा है, हीट है, हीट या टेम्परेचर और हीट एट द राइट एंड ऑफ द रॉड, और वो भी कांस्टेंट है, वो क्या है T1। तो दीज आर द टू टेम्परेचर्स विच आर केप्ट कांस्टेंट एट द लेफ्ट एंड एंड द राइट एंड। और ये क्या चीज़ है, यू तो होना ही टेम्परेचर है, तो यू एक्स जीरो क्या है, वो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल क्यों है, जहाँ पे T0 दिया हुआ है, ये T0 दिया हुआ है, और वो आपका वेरिएबल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर रॉड का, वो किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स। तो ये मैकेनिज्म था। मैं ज़रा क्विकली इसका रिव्यू फिर कर दूं आपको कि जी क्या है, कि ये जो चीज़ है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, बेसिकली this partial differential equation governs the conduction of rod in conduction of heat in the rod. This is one dimensional heat conduction equation. This governs the conduction of heat flow in one dimension. Okay. इसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज है वो क्या चीज है, it is the temperature at the left end of the rod which is T naught and which is kept constant. It means कि टेम्परेचर चाहे लेफ्ट एंड से दाखिल भी हो रहा हो या लेफ्ट एंड से खारिज भी हो रहा हो, लेकिन एंड के ऊपर टेम्परेचर उसका T नॉट ही रहेगा परमानेंट। इसी तरह दिस इज टेम्परेचर एट द राइट एंड ऑफ द रॉड विच इज केप्ट कांस्टेंट T1 and this is the temperature in the rod at initial T is equal to 0. This would you say initial temperature in the rod, that is you that depends upon f of x. Okay, let's move। ये तो उसका डिस्कशन होगी कि गवर्न क्या कर रही है, कौन सी ये इक्वेशन जो है, और ये u0t और u8 और ux0 जो है क्या है। आफ्टर डिस्कसिंग दिस हम जरा आगे चलते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ली, ये आपने पहले इसकी लिख ली है बाउंड्री कंडीशन u0t, ये होगी आपके पास। फिर मैं बताऊं, this is the partial differential equation which governs the phenomena of the conduction of heat in the rod, and this is the boundary condition which basically gives you the temperature at the left end of the rod and which is kept constant T naught. Similarly आप जरा आगे चलते हैं तो आपके पास जो है UAT, this is temperature at the right end of the rod which once again is kept constant T1, and finally ux0 is equal to f of x। ये क्या है, ये इनिशियल टेम्परेचर इन द रॉड है। इक्वेशंस 1 2 3 आपके सामने आ गई हैं। अब जरा अपने इसको सॉल्व करते हैं। हमने मालूम करना है स्टेडी स्टेट सोल्यूशन। तो हमें अब देखना है कि स्टेडी स्टेट सोल्यूशन से क्या मुराद है, वो ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। इन हीट ट्रांसफर स्टेडी स्टेट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डज नॉट वेरी विथ टाइम, यानी दूसरे लफ्ज़ों में टाइम इंडिपेंडेंट टेम्परेचर, वो कहते हैं स्टेडी स्टेट टेम्परेचर। क्या हो गया, टाइम इंडिपेंडेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर जो है टाइम के ऊपर डिपेंड ना करे उसे हम कहते हैं स्टेडी स्टेट टेम्परेचर। तो हमने ऐसा सोल्यूशन मालूम करना है जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अमाउंट ऑफ हीट एंटर्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी, द सेम अमाउंट ऑफ हीट लीव्स द बॉडी फ्रॉम द अदर साइड टू मेंटेन द टेम्परेचर कांस्टेंट और स्टेडी। ये बात समझ आ गई है कि वो टाइम जितना मर्जी अब लैप्स हो रहा है, होता क्या है कि एक एंड से टेम्परेचर जो है रॉड के अंदर या बॉडी के अंदर जो है वो एंटर होता है, और दूसरे एंड से वो उतना ही टेम्परेचर जो है वो उसको लीव कर जाता है। यानी तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट और टाइम का कोई उसको इफेक्ट नहीं हो रहा। तो इन वेरी शॉर्ट स्टेडी स्टेट टेम्परेचर क्या है या स्टेडी स्टेट सोल्यूशन क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। हम ये अज्यूम करते हैं कि ये टाइम इंडिपेंडेंट, हम ये सपोज किया कि लेट वी एक्स बी द स्टेडी स्टेट सोल्यूशन। हम ये अज्यूम करते हैं कि ये इनफिनिट टाइम के ऊपर ये हासिल होता है। और ये ज़रा गौर करें कि ये अब सोल्यूशन जो ओरिजिनल क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो तो यू एक्स टी है, वो यू एक्स टी है, वो एक्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा था और टी के ऊपर डिपेंड कर रहा था। हमने लिया स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, वी एफ एक्स को हमने कहा स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, जो कि टाइम इंडिपेंडेंट टेम्परेचर है, ये सिर्फ एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा।
इसलिए आपको वेरिएबल इसका सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है एक्स, टू वेरिएबल्स अब नज़र नहीं आ रहे। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट क्या है जी, हम ये ज्यूम करते हैं कि ये इन्फिनिट टाइम के ऊपर हासिल होता है। तो मैं ज़रा फिर आपको रिपीट कर दूं, यू एक्स टी टेम्परेचर है जो कि सोल्यूशन आएगा ओरिजिनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा यू एक्स टी, जब हम मालूम कर लेंगे उसमें हमने क्या किया है, टाइम इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मालूम करना है। और हम ये सपोज कर रहे हैं कि वो इन्फिनिट टाइम के ऊपर हमें टाइम इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिलता है। तो टी अप्रोचेज इन्फिनिटी करते हैं तो टाइम इंडिपेंडेंट सोल्यूशन जो आता है उसका नाम हमने किया वी ऑफ एक्स। चूंकि ये टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, तो यहाँ टी का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ एक्स के ऊपर एक्स का फंक्शन होगा, इसलिए हमने ये लिख दिया। अच्छा जी, अब अगर ये एक्स का ही फंक्शन है तो इसके डेरिवेटिव्स के साथ भी यही कुछ होना है। फिर जब आपने लिमिट टी अप्रोच इन्फिनिटी ली और पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर किया, तो वो भी फिर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वी और डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं जी, पार्शियल डेरिवेटिव कन्वर्ट कैसे हो गया ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में। देखिए भाई, ये जब तक तो u था, तो u तो दो वेरिएबल्स का फंक्शन था, तो फिर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव तो आ ही नहीं सकता। ये आपके सामने है, u दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो u का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो पार्शियल लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो t आपने इन्फिनिटी को अप्रोच कराई, तो ये u जो है कन्वर्ट हो गया v में। जब v में कन्वर्ट हुआ तो v सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, इसलिए अब एक ही वेरिएबल का फंक्शन कोई हो तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना मीनिंगलेस है, उसका तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो जाएगा। तो दिस इज हाउ a partial derivative basically converts to ordinary derivative। ये मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ओके, आगे चलते हैं। इसी तरह जब आप टी अप्रोचेज इन्फिनिटी पार्शियल यू और पार्शियल टी लेंगे तो वो बन जाएगा डी पार्शियल वी और पार्शियल टी। अब इसका डी वी और डी टी लेना यानी जो है डी वी और डी टी लें या पार्शियल वी और पार्शियल टी लें, वो जीरो आएगा क्योंकि वी जो है वो एक्स का फंक्शन है, टी का तो फंक्शन ही नहीं है। तो ये चीज़ें अब आगे चल के हम देखते हैं कि जब लिमिट टी अप्रोचेज, ये तो हमने जो किया क्या किया अभी तक, वैसे अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने जो लिमिट थी, लिमिट टी अप्रोचेज इन्फिनिटी, किस किस के ऊपर लगाई है। एक तो हमने लगाई है यू एक्स टी को वी एफ एक्स पोज किया, उसके डबल डेरिवेटिव को जो विस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो वो ऑर्डिनरी डबल डेरिवेटिव विस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा वी का, विस्पेक्ट टू टी लेंगे तो वो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये उसकी कौन सी कंडीशन, ये बाउंड्री कंडीशन। वंस अगेन जब लिमिट टी अप्रोचेज इन्फिनिटी करेंगे तो u जीरो टी बन जाएगा। u ने कन्वर्ट किस में होना है, u ने कन्वर्ट होना है v में, ये u कन्वर्ट हुआ किस में, v में। तो t खत्म हो गया, जैसे ही u v में खत्म कन्वर्ट हुआ तो v की डिपेंडेंस t के खत्म हो गई, t खत्म हो गया। तो अब ये x है, तो u का जो x है वो तो रहेगा ना, वो v का x बनेगा। तो क्या चीज हुई, u v में कन्वर्ट हुआ और जीरो जो है वो जीरो का जीरो ही रहा, जो कि x की वैल्यू थी। तो इस तरह से लिमिट टी अप्रोचेज इन्फिनिटी u जीरो टी बन गया v ऑफ जीरो। इसी तरह जब आप लिमिट टी अप्रोचेज इन्फिनिटी लेंगे तो वही जो है अंडरस्टैंडिंग है, वही लॉजिक है कि ये u कन्वर्ट होगा v में, टी अप्रोचेज इन्फिनिटी लेंगे, ये a का a ही रहेगा और t खत्म हो जाएगा क्योंकि v में v जो है वो t का फंक्शन नहीं है, इसलिए लिमिट टी अप्रोचेज इन्फिनिटी u ऑफ a t इज इक्वल टू v ऑफ a बन जाएगा। तो अब ये सारी जब समझ आ गई आपको, तो आगे चलते हैं। टेकिंग लिमिट एज टी अप्रोचेज इन्फिनिटी इन 1 2 3 वी हैव। अब जो पीछे इक्वेशंस आप छोड़ के आए हैं 1 2 3, उनमें अगर आप लिमिट लें तो वन इक्वेशन क्या थी, यू डबल एक्स इज इक्वल टू वन ओवर के यू टी, तो आपने टी अप्रोचेज इन्फिनिटी लिया। तो इसी तरह जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो आपके पास बाउंड्री कंडीशन थी, उसमें आपने लिया। तो बाउंड्री कंडीशन के लिए आपने लिमिट टी अप्रोच इन्फिनिटी यू जीरो टी, लिमिट टी अप्रोच इन्फिनिटी टी नॉट आ जाएगा क्योंकि ये यू जीरो टी नॉट के बराबर था। और फिर इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, इक्वेशन नंबर 3 में दूसरी बाउंड्री कंडीशन है यू ए टी, उसकी आपने लिमिट अप्लाई अप्लाई की है, लिमिट टी अप्रोच इन्फिनिटी यू ए टी वो बन गया लिमिट टी अप्रोच इन्फिनिटी यू ए टी बन गया टी वन के बराबर। ये बात हुई। अब ये जो u डबल एक्स है, पार्शियल डबल डेरिवेटिव जो है रिस्पेक्ट टू u बन गया डी स्केयर वी ओवर डी एक्स स्केयर। अभी समझाया आपको, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये जरा गौर करें कि ये जो है ये किस में कन्वर्ट हुआ, ये डी स्केयर वी और डी एक्स स्केयर में कन्वर्ट हुआ, तो डी स्केयर वी और डी एक्स स्केयर में कन्वर्ट हो गया ये वाली चीज़, ठीक है। इसी तरह यू टी जो था वो किस में कन्वर्ट हुआ है, वो जीरो में, तो ये यू टी की जगह हमने क्या लगा दिया, जीरो। तो हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी
वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसी तरह जब आप आगे चलते हैं तो आपके पास ये जो u0t है लिमिट लगा के vf0 बनता है, और टी नॉट तो अपनी जगह रहेगा, उसके ऊपर तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो कांस्टेंट है टी, जहां मर्जी जाता रहे स्मॉल टी नॉट ने टी नॉट ही रहना है। इसी तरह UAT बन जाएगा VA और ये T1 बन जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें आ गई हैं तो नाउ वी आर इन पोजीशन टू सॉल्व द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो देखते हैं फिर क्या बनी। इट इज़ नोटेड दैट PD1 reduces to OD5 फॉर स्टेडी स्टेट सोल्यूशन। जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टेडी स्टेट सोल्यूशन के लिए वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। कैसे हो चुकी है वो देखें। ये इक्वेशन 1 में आपको याद कराऊं कि ये PD1 थी इक्वेशन 1, और इक्वेशन 5 जो पीछे लिखी वो ये बनी d²v/dx²0। तो इस तरह से ये आपकी इक्वेशन 1 जो है कन्वर्ट हो गई है, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो इक्वेशन नंबर 5 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। इसको सॉल्व करना तो बड़ा आसान होता है, इसको सिर्फ 2 दफ़ा इंटीग्रेट ही करना ना। इंटीग्रेटिंग 5 इक्वेशन 5 ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, एक दफ़ा इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगी dv/dx इज इक्वल टू a, दूसरी दफ़ा इंटीग्रेशन करेंगे तो v(x) इक्वल टू ax प्लस b। तो ये आपके पास आ गया। अब जो कंडीशन लगाई हुई है x इक्वल टू 0 पुट करें 8 में, तो x की जगह 0 पुट किया vf0, x की जगह 0 पुट किया 0 आ गया, और b, तो vf0 किसके बराबर है वो दिया हुआ उसने टी नॉट के बराबर हमारे पास आ गया था, तो b की वैल्यू आ गई टी नॉट। x इज इक्वल टू ए पुट करें इक्वेशन नंबर 8 में, तो वो आपके पास आ जाएगा x की जगह a आ गया, और इस x की जगह भी a आ गया और b आ गया, और v(a) t1 के बराबर है, ये दी हुई है v(a) t1 के बराबर है, और b किसके बराबर है टी नॉट के। तो ये आपके पास कैपिटल ए की वैल्यू आ गई है T1 माइनस टी नॉट ओवर ए। अच्छा, अब कैपिटल बी की वैल्यू भी आ गई, कैपिटल ए की वैल्यू भी आ गई। ये वैल्यूज जो आई हैं ये उठा के यहाँ पे पुट करें ना जरा इक्वेशन नंबर 8 में, तो पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन 8 वी हैव, ये आ गया वी ऑफ एक्स T1 माइनस टी नॉट ओवर ए इंटू एक्स प्लस टी नॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, या इसे क्या कहेंगे स्टेडी स्टेट सोल्यूशन है। दिस इज नोन एज टाइम इंडिपेंडेंट टेम्परेचर और स्टेडी स्टेट टेम्परेचर। मैं क्विकली आपको रिव्यू फिर दे देता हूँ, जैसा कि मैं आपको लेक्चर में देता होता हूँ कि जी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, आपने लिमिट अप्लाई करके, लिमिट टी अप्रोचेस इन्फिनिटी अप्लाई करके उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, उसकी बाउंड्री कंडीशंस भी जो हैं वो कन्वर्ट हो गई, और फिर वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2 दफ़ा इंटीग्रेट की, इंटीग्रेशन किया तो 2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आए। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यूज मालूम करने के लिए बाउंड्री कंडीशन जो उसने दी हुई थी वो हमने इस्तेमाल की, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यूज आ गई। इस तरह दोबारा इक्वेशन नंबर 8 में पुट करके हमने स्टेडी स्टेट टेम्परेचर मालूम कर लिया। कीप दिस थिंग इन माइंड के इनिशियल कंडीशन यहाँ पे यूज नहीं हुई है, which gives the required steady state solution।